नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सिने इंक की पॉडकास्ट श्रृंखला ब्रिटेन में हिंदी कहानी जारी है। इस एपिसोड में सुनिए नूर जहीर की कहानी शायद कहानी बनता देश। लेकिन कहानी से पहले कहानीकार का जिक्र। इस श्रृंखला में हम ब्रिटेन में रहने वाले जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश करते रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत नूर जहीर की एक और कहानी भटकन आप पहले सुन चुके हैं। रेत पर खून, खामोश पहाड़, सुलगते जंगल और सयानी दीवानी नूर जहीर के 3 प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। कहानियों के अलावा नूर जहीर ने उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। किताबों की सूची लंबी है, इसलिए उनकी चर्चा बाद में। यहाँ सिर्फ इतना जिक्र और कर दूं कि नूर जहीर ने जिस घर में जन्म लिया वहाँ साम्यवाद की बयार बहती थी। कम्युनिस्ट पिता सज्जाद जहीर और माँ रजिया सज्जाद जहीर के संस्मरणों पर नूर की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, मेरे हिस्से की रोशनाई और स्याही की एक बूंद। तो पेश है नूर जहीर की कहानी शायद कहानी बनता देश। टैक्सी में बैठते हुए शुमिता ने तपाक से कहा, सलाम वालेकुम। फोन पर ड्राइवर का नाम आ गया था, अबरार। तो शुमिता को मालूम तो था ही कि ड्राइवर मुसलमान है, इसलिए सलाम किया। गोरों के देश की राजधानी लंदन में निरंतर रंग भेद से जूझने में हम विश्व के दूसरे हिस्से से आए लोग आपस में अपनापन बनाए रखें, ये उसकी निजी नीति थी। ड्राइवर मुसलमान है ये तो उसे मालूम चल गया था, लेकिन ड्राइवर महिला है ये नाम से अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसने ज़रा हैरान होकर रियर मिरर में महिला को देखा और पाया कि वो भी हैरान नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा ले रही हैं और उनकी नज़रें शुमिता के माथे पर लगी बिंदी पर टिकी हैं। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अबरार ने खामोशी से एक तरफ सर झुका करके सलाम का जवाब दिया, फिर हाथ बढ़ा करके म्यूज़िक सिस्टम का एक बटन दबाया। बॉलीवुड के गाने बजने लगे। शुमिता ने टोका, नहीं नहीं अबरार, अरबी संगीत बजने दीजिए, मुझे पसंद है। वो मुस्कुराई, अरबी नहीं, फ़िलिस्तीनी संगीत। कहते हुए उसने पहले वाला संगीत लगा दिया। शुमिता अपनी जगह बदले बगैर और उन्हें यह एहसास करवाए बिना कि वो उसका पूरा चेहरा देखना चाहती हैं, थोड़ा बहुत आड़ी तिरछी हुई। ऊंची नीची हो करके रियर मिरर में उसकी आँखों के ऊपर और नीचे देखने की कोशिश की, नाकामयाब रही। अगली लाल बत्ती पर टैक्सी रोक कर वो पूरी मुड़ी और गंभीरता से बोली, मैं ऐसे दिखती हूँ और इसे अन्याय समझती हूँ कि ड्राइवर तो आपको पूरा देख सके और सवारी को केवल आंखें देखनी पड़े। शुमिता कुछ खिसिया कर, लेकिन उसके कहे को अपनापन समझकर ध्यान से उसका चेहरा निहारने लगी। हिजाब सर से खिसक गया था, कायदे से कटे हुए खिचड़ी बाल जिनमें चावल ज़्यादा था, चौड़ा माथा जिस पर 3 लकीरें उम्र भर मेहनत की गवाही दे रही थीं, साफ रंगत जो झुर्रियों की वजह से रूखी सी मालूम हो रही थी, मामूली नाक और लिपस्टिक के बिना होठ, उम्र कोई 70 के आसपास। इतना तो एक नज़र में ही शुमिता ने देख लिया। जहाँ नज़र पहले पल में रुकी थी और पूरे चेहरे का जायज़ा लेने के बाद लौट कर रुक गई थी, वो थी उनकी आंखें। क्यों भला? शुमिता ने खुद से सवाल करते हुए पाया। भूरे रंग की आंखें तो लंदन में अक्सर लोगों की होती हैं। ये आंखें औसत से ज़्यादा बड़ी भी नहीं थीं, ना पलकें लंबी थीं, ना भवें दिलकश थीं। आंखों के अंदर एक दुख झांक रहा था, गहरा, अंतहीन लेकिन शांत दुख। अपने होने के एहसास के साथ जिंदगी को गुजारता, अपने वजूद को थामे हुए, संजोए हुए दुख।
जिसके उर्दू शायरी में प्रयोग के बारे में मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है, गम में वो मज़ा नहीं जो दुख में है। हर फ़िलिस्तीनी के दिल के दुख को वो समझ सकती थी, लेकिन उसके विस्तार में जाने की शुमिता की ख्वाहिश नहीं थी। अपने तेज़ी से उसी दिशा में बढ़ते हुए मन को उसने जबरन रोका और बोली, अबरार, आपने अरबी संगीत की बात में संशोधन करते हुए उसे फ़िलिस्तीनी क्यों कहा? क्योंकि दोनों में फ़र्क है। अबरार ने सीधा सा जवाब दिया। वाकई? शुमिता ने ज़रा हैरानी से पूछा। अरबी संगीत में भी तो वही साज होते हैं, तर्ज भी वैसी ही होती है और लहक और उतार चढ़ाव भी वही है। प्रायः धुनें भी मिलती जुलती हैं, क्योंकि लोक मूल तो एक ही है ना। अबरार ने एक पल सोचा, फिर बोली, गीत केवल धुन, लय, तर्ज, साज तो नहीं है। बाकी अरब देशों के पास महमूद दरवेश, फतवा तुकन कहाँ है? फिर जैसे खुद को याद दिला रही हूँ, न देश के खो जाने का डर है, सब बर्बाद हो जाने पर भी एक दिन से दूसरे दिन खुद को जीवित पाने की खुशी भी नहीं है, न हर पल देश से बढ़ती दूरी का खौफ है। हमारा संगीत भला उनके संगीत जैसा कैसे हो सकता है? शुमिता चुप रही। जानती थी अबरार क्या कह रही हैं, लेकिन ये भी समझ रही थी कि पीड़ा समझना और पीड़ा जीना एक जैसा नहीं होता। पीड़ा जीने की अभिव्यक्ति भी अलग होती है। बात को बदलने की इच्छा से उसने खिड़की के बाहर नज़र दौड़ाई और बोली, आप तो अंदर की सड़कों से जा रही हैं। मैंने सोचा था आप A78 से निकलेंगी। वो छोटा पड़ता ना? जी छोटा तो पड़ता, लेकिन उस समय उस पर बहुत ट्रैफिक जाम मिलेगा। ट्विकनहैम स्टेडियम में आज प्रांतीय रग्बी मैच है। इस समय ख़त्म हुआ होगा। बाहर गाड़ियों की रेलपेल तो होगी ही, उससे ज़्यादा पैदल चलने वालों की भीड़ होगी, जीते हुए उत्साह से भरे हुल्लड़ मचाते हुए और हारे हुए गुस्से से गुर्राते गरियाते, खाली बियर के कैन सड़क पर उछालते, नशे में धुत अंधाधुंध सड़क पे दौड़ते, भागते, शोर मचाते उमड़े पड़ रहे होंगे। ऐसे में गाड़ियों का चलना तो दूर, सरकना भी मुश्किल है। पता नहीं कैसा खेल है जो लड़ते भिड़ते, एक दूसरे की नाक तोड़ते, सर फोड़ते खेला जाता है। शुमिता उसकी बात सुन करके बड़बड़ाई। अबरार ने एक लंबी सांस खींची और रूखे लहजे में बोली, लड़ने भिड़ने का शौक़ आदत होता है, जिसकी लत बढ़ती जाती है। जब दिल की भड़ास स्टेडियम में नहीं निकाल पाते तो दूसरों के देशों पर चढ़ बैठते हैं और निहत्थे लोगों को मारते हैं। खुशी पाने के अपने अपने तरीक़े होते हैं। शुमिता किसी भी तरह फ़िलिस्तीन के राजनीतिक और जंगी मामले में खुद को उलझाना नहीं चाह रही थी। उससे ना तो कोई मतलब था, और इंसानियत के नाते मतलब निकाल भी लिया जाता तो भी वो कर क्या सकती है। बातचीत की पहली वाली डोर पकड़ते हुए उसने पूछा, इस रास्ते से तो आपको हौसला होकर के गुजरना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई काम है वहाँ? कोई ज़रूरी काम तो नहीं है, बस वहाँ भारतीय चीज़ों की बहुत सारी दुकानें हैं। कुछ मसाले वगैरह चाहिए मुझे। मैं बता दूँगी कहाँ उतरना है मुझे। अबरार ने एक पल सोचा, फिर बोली, हाउसलो आपके गंतव्य से 5 मील पहले है, लेकिन पैसे आपके उतने ही पड़ेंगे। मुझे मालूम है, पैसे अभी तक कार्ड से कट चुके होंगे। मैं आपसे वापस नहीं मांग रही हूँ। दोनों एक दूसरे को रियर मिरर में देख करके मुस्कुराई। अबरार ने पूछा, आपको क्या क्या ख़रीदना है? शुमिता ज़रा हैरान हुई। ये कैब शिष्टाचार के उलट था। कैब लेने वाला ड्राइवर से जितने चाहे निजी, सामाजिक, राजनीतिक सवाल पूछ सकता है, लेकिन कैबी अपने आप कोई सवाल नहीं करेगा। यही कैपिटलिज्म का शिष्टाचारिक नियम है। शुमिता को हिचकिचाते देख अबरार ने खुद ही सफाई दी। मैं जानना चाह रही थी, आप क्या खाना पकाने के सामान में तेल भी लेने वाली हैं? अगर ऑलिव ऑयल लेने वाली थी तो मेरे पास फ़िलिस्तीन का ऑलिव ऑयल है।
मुझे ऑलिव ऑयल बहुत पसंद है, सुमिता ने सादगी से कहा। मेरे पास खालिस नबलूसी जैतून का तेल है। डिक्की में 1 और 2 लीटर की बोतलें हैं। बस मुझे यहीं उतार दीजिए, एशिया गुड्स के सामने। उसने गाड़ी रोकी और उतरती हुई सुमिता से बोली, अगर आप 2 लीटर वाली बोतल लें तो मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ। मैं आगे के मोड़ पर फ्री पार्किंग में रुकती हूँ और आधे घंटे बाद यहीं आपको मिलती हूँ। आपके अलग से पैसे नहीं लगेंगे। ये इतना बड़ा लालच था कि सुमिता फ़ौरन मान गई। जल्दी जल्दी ट्रॉली में उसने दालें, मसाले और अचार भरे, लेकिन इतनी तेज़ी से सब कुछ करने के बावजूद बिल चुकाते चुकाते आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। बाहर निकली तो अबरार को दुकान के सिक्योरिटी गार्ड से बहस करते हुए पाया। देखिए जनाब, ये रही मेरी सवारी, कहाँ देर हुई और कहाँ रास्ता रोका मैंने किसी का। चलिए चलिए सर, हम एशियंस को तो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और पुरुषों को तो महिलाओं का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और कहीं वो महिला उनकी माँ की उम्र की हो तब तो छोटी मोटी भूल को अनदेखा कर देना चाहिए। उसकी चुलबुली धारा प्रवाह गुफ्तगू पर दरबान और सुमिता दोनों ही हंस पड़े। बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए अबरार ने बड़े अपनेपन से दरबान को हाथ हिलाते हुए मिलते हैं पुकारा और कार सड़क पर दौड़ा दी। सुमिता ने पूछा, आप जब इनको जानती हैं तो यहीं खड़ी रहती, दूर फ्री पार्किंग में जाने की क्या ज़रूरत थी? किसे? उस सिक्योरिटी गार्ड को? आज से पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा, शायद आज के बाद कभी ना देखूं। फिर समझते हुए बोली, हंसकर किसी से बात या फिर मिलने की इच्छा जताने के लिए पहले से जानना तो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ कब से हैं? लंदन में 20 साल से हूँ। उससे पहले इजिप्ट, उससे पहले सीरिया, सबसे पहले जॉर्डन। 60 साल से भटक रहे हैं। कभी तो उन्होंने बात अधूरी छोड़कर ब्रेक लगाया और चहक कर बोली, लीजिए मैम, आ गई आपकी मंजिल। इससे पहले कि सुमिता उतरती, उसने बाहर निकल करके डिक्की खोली और 2 लीटर की एक सफ़ेद भद्दी सी जेरिकन नुमा बोतल निकाली, जिसे देखकर सुमिता को एशिया गुड्स के ताक पर करीने से सजी अलग अलग शक्ल की सुंदर सुडोल ऑलिव ऑयल की बोतलें याद आ गईं, जिन्हें उसने इस बदशक्ल बोतल के लिए छोड़ दिया था। पर्स से 5 पाउंड का नोट निकालते हुए सुमिता ने कहा, अगर बोतल खूबसूरत हो, लेबल का रंग चटकदार और ख़ूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ हो तो बेचने में आसानी होती है। अबरार का बोतल थामे आगे बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। बोतल को अपने चेहरे के पास लाकर उसने ध्यान से देखा और दूसरे हाथ से उसे बहुत प्यार से सहलाते हुए बोली, हाँ, बिकने के लिए पैकेजिंग लुभावनी होनी चाहिए। चाहे हमारे जैतून के बगीचे इस शक पर काट दिए जा रहे हों कि उनमें उग्रवादी छुपते हैं। बार बार की बमबारी हमारी ज़मीनों को बंजर कर दे, हम उस पर फिर जैतून, नींबू और संतरे के पौधे रोपें, धरती की खुशामदें करें। हम पर भी वही जुल्म हो रहे हैं माँ, जो तुझ पर हो रहे हैं। हमें सज़ा मत दे। मीठे, रसीले, जायकेदार फल दे माँ। भरपूर फसल को टॉर्चर में टूटे हुए हाथ जमा करें, कोल्हू में डालें नए जैतून के पहले तेल की खुशबू, जिसे पास हुई बमबारी की बू भी दबा नहीं सकती, चारों तरफ फैल जाए। जान जोखिम में डालकर निकाले गए तेल को जल्दी जल्दी बेच पाने की कोशिश, उत्साह, क्या सिर्फ इसलिए कि पैसे आए, आमदनी हो, या इसलिए कि दुनिया भर में तेल भेजा जा सके, कि शायद उन्हें याद आए एक मुल्क है, एक कौम है, एक इतिहास, सभ्यता और संस्कृति है, जिसके 8 साल के बच्चों को मिलिट्री कोर्ट सज़ा देती है और पत्थर मारने वाले नाबालिग बच्चों को 10 साल की कैद सुनाई जाती है। जिस देश को अपार्थाइड निगल रहा है, इस सब के बीच पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका विज्ञापन हो सके। लेकिन इसकी तो पैकेजिंग ख़राब है, और माल जितना भी अच्छा क्यों ना हो,
आजकल इश्तिहारों के बिना तो कुछ बिकता नहीं, इसलिए आप इसे नहीं खरीदेंगी। उसने जेरिकैन को छाती से लगा लिया, जैसे सुबह से क्रेच में छोड़े हुए बच्चे को माँ अपने सीने से लगा लेती है और दिल ही दिल में कहती है, तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूँ, तुम्हें पालने के लिए तुमसे बिछड़ना पड़ता है। उसने सुमिता का दिया नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सुमिता ने नोट उसके हाथ में ठीक से रखा और उसकी उंगलियां उसके ऊपर मोड़ करके मुट्ठी बंद कर दी। दूसरे हाथ में थामा हुआ जैतून का तेल का जेरिकेन लेते हुए बोली, अपना नंबर दे दीजिए, कभी टैक्सी की ज़रूरत हो तो आपको ही बुलाऊं। उसूल के ख़िलाफ़ है, उन्होंने बिना भाव के कहा। कंपनी में रिपोर्ट हो जाएगी? कंपनी में नहीं, मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है, और उसूल पर बहस संभव नहीं है। हाँ, खुद ब खुद कहीं मुलाकात हो जाए तो अलग बात है। इतना कह करके उन्होंने मानो आगे बात का दरवाज़ा बंद कर दिया। सलाम में हाथ उठाया, मुड़ी, टैक्सी में बैठी और फिर ये जा वो जा। कुछ जान लेने, कुछ पा लेने के मिले हुए एहसास के साथ सुमिता ने घर का दरवाज़ा खोला। ये 5 अक्टूबर की बात थी। 2 दिन के बाद गज़ा दुनिया पर फट पड़ा। हमस का इज़राइल में घुसपैठ और 200 इज़राइली नागरिकों का अपहरण, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी थे। इस मुँह चिढ़ाते हुए हमले पर इज़राइल की कार्रवाई का दुनिया दम साधे हुए इंतज़ार कर रही थी। एक आध देश इज़राइल से संयम रखने की गुहार लगा रहे थे। ज़्यादातर देश इज़राइल जो भी करे उसे ऐसे करने का पूरा हक है कि मत के थे। और 7 दिन की तैयारी के बाद गज़ा पर क़यामत बरपा हो गई। सप्ताह भर लगा दुनिया को समझने में कि इज़राइली हमला हमस पर कम है, असल मकसद तो गज़ा पर कब्ज़ा है। अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के बजाय इज़राइली सरकार मूल निवासियों से गज़ा को खाली करवाना चाहती है। जल्दी जल्दी में हाइड पार्क में विरोध प्रदर्शन की तैयारी हुई। सदा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहने वाली सुमिता समय से पहले जुलूस के आरंभ स्थल पर पहुंच गई। हर तरफ से लोग उमड़े पड़ रहे थे। हुजूम था कि उसका और छोर ही नहीं मिल रहा था। इतने लोग फ़िलिस्तीन के साथ हैं और लोकतांत्रिक बरतानिया सरकार लोकमत के विरुद्ध इज़राइल का साथ दे रही है। राजनीति सुमिता नहीं समझती, लेकिन ये तो तर्क और गणित की बात थी। जुलूस रेंगता हुआ प्रधानमंत्री के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुजरता वेस्टमिंस्टर स्थित पार्लियामेंट हाउस के सामने से होता हुआ ट्रिफाल्गर स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस दोनों तरफ तैनात थी। खबर थी कि आसपास के प्रांतों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। नारे बहुत लग रहे थे, नेताओं को ललकारते हुए, संयम के, शांति के, सीज़ फायर के। लेकिन वो एक नारा जो सबकी ज़बान पर था, लेकिन जिसे लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, वो नारा जिस पर कल बीबीसी की रात 9 बजे वाले बुलेटिन के अनुसार सरकार ने रोक लगा दी थी, इस चेतावनी के साथ कि इस नारे को लगाने वाले को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये नारा एंटी सेमिटिक है। भीड़ में एक तनाव सा था और सुमिता को बार बार ये एहसास हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है। कुछ विस्फोटक है जुलूस में जो कभी भी फट सकता है। अचानक सुमिता से कोई 4 मीटर की दूरी पर एक महिला ने जोर से नारा लगाया, फ्रॉम द रिवर टू द सी। पल भर को भीड़ जैसे सकते में आ गई। बढ़े हुए कदम आधे में थम गए। मुट्ठी बंद हाथ हवा में रुक गए। एक पल को सब स्तब्ध। फिर सबने एक साथ पुकारा, फिलिस्तीन विल बी फ्री। प्रतिबंधित नारा सबने दोहराया। गिद्ध की तरह मंडराते हुए पुलिस वालों में बाज की सी फुर्ती आ गई और एक ने शिकार पर ताक कर हमला किया। भीड़ में कोहराम मच गया। औरतें सब तरफ से लपकी और उस औरत और उसे हथकड़ी पहना रहे अफसर को घेर करके खड़ी हो गईं।
नारे की ललकार से सुमिता को कुछ पहचाना सा लगा। वो भीड़ को धकेलती हुई उस औरत के पास पहुंची जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्यों क्यों? हम अपने पूरे देश की आज़ादी चाहते हैं, एक टुकड़ा नहीं, एक हिस्सा नहीं। सुमिता ने उसका कंधा जोर से झंझोड़ा और उसका सर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सीने में समेटकर उसकी आवाज़ दबा दी और पुलिस वाले से बोली, लीव हर, मूव बैक एट वंस। पुलिस वाला शायद इतनी सख्त मुखालफत के लिए तैयार नहीं था। ज़रा सा जो वो हिचकिचाया तो सुमिता को उसका हाव भाव कुछ अलग सा लगा, जिससे उसके दिमाग का कोई बंद ताला खुल गया और उसे अबरार का कहा एक वाक्य याद आया जो उसने दोहराया, हम एशियाई तो एक दूसरे के साथ खड़े हों। हिंदी में कही बात उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी को समझ में आई। धीमे से बोला, इन्हें ले जाइए यहाँ से। दूसरे पुलिस अफसरों ने इन्हें देख लिया है, चेहरा पहचान लिया है, याद रखेंगे। कम से कम आधे घंटे इन्हें जलूस से दूर रखिए। आसपास खड़े अंग्रेज़ों, फिलिस्तीनियों और ना जाने कौन कौन से देशों के बाशिंदों ने शब्द ना समझते हुए भी उनके मतलब समझकर सुमिता और उससे चिपकी हुई अबरार को लगभग उठाकर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से निकलती हुई एक संकरी सी गली में खड़ा कर दिया। इस गली में बहुत सारे कैफ़े हैं, कहीं बैठकर कॉफ़ी पी लेते हैं। सुमिता ने दोनों को घेरे हुए पुरुषों से कहा। 5-6 हट्टे कट्टे मर्द हामी भर करके जुलूस में लुप्त हो गए। नाके पर खड़ी आइसक्रीम वैन से आवाज़ आई, हाय ब्यूटीज़, योर आइसक्रीम कोन्स। भीतर से 2 हाथ कोन्स थामे हुए निकले, जिनके मालिक ने 2-3 बार सर हिला करके हल्के से आंख मारी, जैसे कह रहा हो, मैं साथ चल नहीं सकता लेकिन साथ हूँ। सुमिता ने लपक करके कोन्स ले लिए और दोनों बतियाती टहलती शनिवार की मस्ती करती 2 औरतों की तरह आगे बढ़ गईं। ज़रा आगे खाली कैफ़े मिला और दोनों बिना कुछ कहे अंदर जाकर के बैठ गईं। कहीं दूर देखते हुए अबरार ने जैसे खुद से कहा, क्यों मेरे देश के टुकड़े किए जा रहे हैं? सुमिता ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे देश के साथ भी इन्होंने यही किया था, जानती हूँ। इसीलिए आज का भारत का इज़राइल का पक्ष लेना मेरी समझ में नहीं आता। यही सोच करके तसल्ली करो कि यहूदियों को भी तो एक देश चाहिए। सुमिता ने ढारस बंधाते हुए कहा, क्या मैंने कहा कि आज़ाद फ़िलिस्तीन में यहूदी नहीं होंगे? हम तो बराबरी के साथ यहूदी, मुसलमान, ईसाई साथ रहते थे। अब क्यों नहीं रह सकते? शायद सुमिता के चेहरे पर बेबसी का भाव देख करके अबरार ने कहा, कुछ और बात करते हैं। बताइए, ऑलिव ऑयल कैसा निकला? बेहतरीन, सुमिता ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने तो हाथों में भी लगाया। वो मुस्कुराई, बालों और चेहरे पर भी लगाइएगा, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, ख़त्म हो जाए तो आपसे और कैसे मंगवाऊँ? मैं आपको सप्लायर का नंबर देती हूँ, वो घर पहुँचा देगा। आप क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहती? क्या आपको मुझसे संपर्क बढ़ाना वक्त की बर्बादी लगता है, या आप मुझे पसंद नहीं करती? सुमिता के इस 2 टूक सवाल पर उनकी आंखों में सराहना की झलक आ गई। हल्के से मुस्कुराई और बोली, टैक्सी चलाना मेरा पेशा नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सोच विचार कर इस काम को चुना है ताकि नए लोगों से मुलाकात हो और मैं उन्हें कहानी सुना सकूं। मुझे तो आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। सुमिता ने ज़रा हैरानी और कुछ शिकायत से पूछा। मेरी कहानी से ही तो आपने जाना कि हमारे यहाँ बेहतरीन जैतून होते हैं, जिनके बगीचे उग्रवादियों को शरण देने के शक पर उजाड़ दिए जाते हैं। हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इसमें बेगुनाहों का खून जज्ब होता है। क्या आपको पता नहीं चला कि हम
अपने कवियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा संगीत उस क्षेत्र के अन्य देशों से कैसे अलग है। लंदन में हर समय कितने ही विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। आज से पहले आप किसी में गई? शुमिता ने इनकार में सर हिलाया। ये मेरी कहानी का ही असर है। मैं ये कहानी हर सवारी को सुनाती हूँ। किसी के चेहरे पर उकताहट का भाव आ जाता है, जैसे उसे कहानी बोर कर रही हो। कोई एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। कोई सहानुभूति जताकर दुख बांटने की कोशिश करता है, और कुछ तुम्हारी तरह जलूसों में आ जाते हैं। इस कहानी का अंत? शुमिता पूछे बिना रह नहीं पाई। ये फिलिस्तीन की कहानी है। इसका अंत तो सारी दुनिया लिखेगी शायद। दोनों के बीच एक खामोशी ठहर गई थी, जिसे झटकते हुए अबरार बोली, अगर मैं इस गली के अंत से बाएं मुड़कर घूमकर फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर आ जाऊं तो जुलूस का अंतिम छोर पा लूंगी। वहां अन्य पुलिस वाले तैनात होंगे। हम दोनों साथ हुए तो पहचाने जाने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अकेली ही जाती हूँ। वो उठी, सलाम में हाथ उठाया, दरवाजे से बाहर निकली और बिना पलटे तेज़ी से गली के सिरे तक की दूरी पार की, बाएं मुड़ी और आंखों से ओझल हो गई। शुमिता देर तक उस दिशा में देखती रही। क्या फिलिस्तीन नाम की कहानी कोई अंत पाएगी, या बस एक नाम जिंदा रह जाएगा जो यदा कदा कहानियों में किसी अजूबे देश की तरह जगह पाएगा, जहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ थी, कवि हर दिल अजीज़ हुआ करते थे और संगीत ऐसा था जो कानों से होता हुआ दिल में उतरकर आत्मा में जा बसे। एक देश जो असलियत से निकलकर कहानी बन गया। शुमिता ने एक आह भरी और दूसरी तरफ देखा। जुलूस अभी भी जारी था। हाथों में छोटे बड़े फिलिस्तीनी पताका लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, गीतों की तर्ज लंदन की सर्द हवा को गरमा रही थी। या शायद ऐसा भी हो कि माएँ अपने बच्चों को इस संघर्ष की कहानियाँ सुनाएं, जिन कहानियों का अंत इस जुमले से हो, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, अनगिनत लोग शहीद हुए, बच्चे औरतें तक इस मिट्टी में टैंकों तले रुल गए, लेकिन हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम अपने घरों में, अपने देश में शांति से रह रहे हैं। शायद शायद कहानी बनता देश। अभी आप नूर ज़हीर से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। नूर ज़हीर ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखा है। कहानियों और संस्मरणों के अलावा उनके प्रकाशित उपन्यास हैं बड़ उरैये, माई गॉड इज़ अ वुमन और एन इंडियन फैंटेसी। नूर ज़हीर की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में सुर्ख कारवां के हमसफ़र यात्रा वृत्तांत है, पत्थर के सैनिक नाटक संग्रह है, द डांसिंग लामा बौद्ध अभिनयात्मक कलाओं पर शोध कार्य है, डिनाइड बाय अल्लाह में ट्रिपल तलाक, हलाला, मुता और खुला जैसे मुद्दों से जूझते मुस्लिम समुदाय पर चर्चा है। एट होम इन एनिमी लैंड उनकी पाकिस्तान यात्रा का वृत्तांत है और फैज़ अहमद फैज़ के जीवन पर आधारित पुस्तक है आज के नाम। नूर ज़हीर ने उत्तर पश्चिमी हिमालय में बौद्ध, आदिवासी और मौखिक परंपरा पर भी शोध कार्य किया है और उर्दू में आरंभिक महिला लेखन का संकलन करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। टाइम्स फेलो, साहित्य अकादमी की राइटर इन रेजिडेंस और संस्कृति विभाग की सीनियर फेलो नूर ज़हीर कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आज के एपिसोड में उनकी कहानी शायद कहानी बनता देश आपको कैसी लगी, लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।